हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल। तो आज का ये जो सेशन है हमारा, जो हमने कल डिस्कस किए थे आर्टिकल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स, उनको आज हम अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चंस में और समझेंगे कि इन क्वेश्चंस में आपको जो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से अप्लाई करना है। हमने ये चीज़ जान ली थी कि अ और एन में क्या डिफरेंस है, और अब हम चलकर देखेंगे कि जो इन आर्टिकल्स का यूज़ कब कब और किस किस तरह से किया जाएगा। इन आर्टिकल्स का किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ये सब आज के सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो हमने कल पढ़ा था कि वॉल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या हैं हमारे, और फिर हमने टोटल नंबर ऑफ वॉल साउंड्स जाने थे, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स भी हमने जाने थे, और डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं। ठीक, ये सब हमने अपने प्रीवियस सेशन में देखा था। चलिए, तो आज उन चीज़ों को हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, कि जो आपके आर्टिकल्स हैं उनका क्या यूज़ है, क्या आर्टिकल्स के यूज़ होने से किसी दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये सब इस सेशन में आज के में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मैंने ये एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन बना के आपके सामने दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ द रिच इज़ ऑलवेज हैप्पी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या इस सेंटेंस में कोई गलती है, तो आप कहेंगे कि सर हमें तो नहीं लग रही, हमें तो पढ़ने में सही लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, पढ़ने में आपको ये सही लग रहा होगा, लेकिन इसमें टेक्निकल एरर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। वो एरर क्या है, देखिए। तो आप एक चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पर एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है रिच। यहाँ पर एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, क्या, रिच, है ना। अब इस वर्ड के साथ एक आर्टिकल लगा हुआ है द। ठीक, तो यहीं से एक हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि देखिए, जब भी ये आर्टिकल द किसी ऐसी क्वालिटी से पहले लग जाए जो क्वालिटी ह्यूमन क्वालिटी है, ठीक, ऐसी क्वालिटी जो ह्यूमन क्वालिटी है, ठीक, या फिर दूसरे शब्दों में मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये द जब भी किसी एक ऐसे एडजेक्टिव से पहले लग जाए जो एडजेक्टिव क्या शो कर रहा है, ह्यूमन क्वालिटी को शो कर रहा है, ठीक, तब क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ने वाला है। देखिए, ह्यूमन क्वालिटी से रिलेटेड बहुत से हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे रिच है, ठीक, यहाँ पर लिखा है पुअर है, स्ट्रॉन्ग है, वाइज, डेफ, ब्लाइंड, डम, ठीक, ऐसे और भी बहुत सारे एडजेक्टिव जो हमारी ह्यूमन क्वालिटी से रिलेटेड है। तो जब भी आपका किसी ह्यूमन क्वालिटी से पहले, किसी ह्यूमन क्वालिटी का कोई एडजेक्टिव है, उससे पहले अगर द लग जाए, इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे कि जब भी ऐसा एडजेक्टिव जो ह्यूमन क्वालिटी से रिलेटेड है, अगर उससे पहले हम द लगा दें, अगर उससे पहले हम क्या लगा दें, द लगा दें, तो वो एडजेक्टिव जो है फिर वो एडजेक्टिव नहीं रह जाता, वो चेंज हो जाता है आपका कॉमन नाउन में। ठीक, और वो कॉमन नाउन जो जिसमें ये चेंज होगा वो प्लूरल फॉर्म में चला जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर लिखा वर्ड रिच, ये क्या है, एडजेक्टिव है जो ह्यूमन क्वालिटी से रिलेटेड है, और इससे पहले मैंने लगा दिया द, तो ये क्या बन गया, द रिच। अब ये जो पूरा द रिच है ना, देखिए रिच जो है वो एक एडजेक्टिव होता है, उससे पहले द लगा दिया, तो अब ये जो पूरा फ्रेज है द रिच, ये एडजेक्टिव नहीं रह जाएगा, ये बन जाएगा आपका क्या, कॉमन नाउन। क्या बन जाएगा, ये कॉमन नाउन बन जाएगा। ठीक, और ये जो कॉमन नाउन है ये कौन सी फॉर्म में बनेगा, ये प्लूरल फॉर्म में बनेगा। कॉमन नाउन जो है ये प्लूरल फॉर्म में बनेगा। अब ये जो है द रिच, जैसे ही मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, इसका मतलब बन जाएगा कि जितने भी अमीर लोग हैं सभी की बात की जा रही है। मतलब इसको अगर हम इक्वल टू ऐसे लिख दें रिच पीपल, तो ये सेम होगा। ठीक, मतलब द रिच इज इक्वल टू रिच पीपल, मतलब द रिच से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रिच पीपल मैं कहना चाह रहा हूँ। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मैं लिख दूँ द ब्लाइंड, अगर मैं लिख दूँ द ब्लाइंड, तो अब ये कॉमन नाउन बन जाएगा आपका, और कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्लाइंड पीपल। क्या हो जाएगा, ब्लाइंड पीपल। ठीक, तो बहुत बड़ा फर्क जो है वो एक डिटर्मिनर, एक आर्टिकल ने क्रिएट कर दिया। ठीक, तो रिच जो है वो क्या है आपका, एक एडजेक्टिव, उससे पहले द लगा, तो एक बन गया कॉमन नाउन इन प्लूरल फॉर्म, यानी कि इसका मतलब होगा रिच पीपल। तो अगर मैं ऐसे कहूँ रिच पीपल इज ऑलवेज हैप्पी, तो सही होगा या गलत होगा, तो सरासर गलत हो गया। रिच पीपल इज ऑलवेज हैप्पी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिच पीपल आर ऑलवेज हैप्पी, रिच पीपल आर ऑलवेज हैप्पी, रिच पीपल आर ऑलवेज हैप्पी। क्लियर, तो ये जो आर्टिकल है द, ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, उनमें से कुछ कुछ हम डिस्कस करते रहेंगे आज के सेशन में, और आने वाले अगले सेशंस में भी हम कंटिन्यू रखेंगे।
अपने ग्रामर के सेशंस को, तो उनमें भी हम बहुत कुछ सीखते रहेंगे। जैसे कि हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, तो अगले क्वेश्चन में हमें जो देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि द ब्रेव डिजर्व्स द बेस्ट। अब यहाँ पर द ब्रेव लिखा हुआ, द ब्रेव। अब ब्रेव भी जो है ये ह्यूमन क्वालिटी का एडजेक्टिव है, और इससे पहले द लगा दिया तो ये क्या बन गया, कॉमन नाउन इन प्लूरल फॉर्म। क्या बन गया ये, कॉमन नाउन इन प्लूरल फॉर्म। द ब्रेव का मतलब क्या हो गया, ब्रेव पीपल। अब ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है आपका, ये है प्लूरल। अब ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है आपका, प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी कौन सी लगाओगे आप, प्लूरल लगाओगे, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब क्या लगती है, प्लूरल। लेकिन ये वर्ब सिंगुलर है। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई वर्ब सिंगुलर है या नहीं है, तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको देखने को मिले एस या ई एस, तो वो वर्ब आपकी सिंगुलर होती है, ठीक। और अगर आपको देखने को मिले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस या एस के, तो वर्ब आपकी क्या होती है, प्लूरल होती है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाएं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप प्लूरल वर्ब लगाएं। क्लियर। तो यहाँ पर लिखा हो द ब्रेव डिजर्व्स द बेस्ट। द ब्रेव जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब भी कौन सी लगेगी आपकी, प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द ब्रेव डिजर्व द बेस्ट। क्या लग जाएगा, द ब्रेव डिजर्व द बेस्ट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, वो देखते हैं हम क्या है क्वेश्चन हमारा। ओनली द टफ हैज द एबिलिटी टू सर्वाइव इन सच अ हार्श क्लाइमेट। ओनली द टफ हैज द एबिलिटी। टफ जो है ये भी क्या है आपका, ये भी एक एडजेक्टिव है जो ह्यूमन क्वालिटी से रिलेटेड है, और इससे पहले हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया, तो इसका मतलब क्या बन गया, इसका मतलब बन गया टफ पीपल। टफ पीपल, यानी कि ये सब्जेक्ट भी क्या हो गया आपका, ये सब्जेक्ट भी प्लूरल हो गया। ये सब्जेक्ट भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया आपका, तो फिर इसके साथ प्लूरल वर्ब आने चाहिए, और यहाँ पर जो वर्ब हमने यूज करी है वो कौन सी यूज करी है, हैज, और इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, हैव। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ओनली द टफ हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव इन सच अ हार्श क्लाइमेट। क्लियर। ओनली द टफ हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव इन सच अ हार्श क्लाइमेट। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे पास, तो ये क्वेश्चंस हमें पता होने चाहिए कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूं। जैसे मैंने लिखा, ही हैज बीन अ डेफ सिंस चाइल्डहुड। मान लीजिए एक क्वेश्चन हमने लिखा, ही हैज बीन अ डेफ सिंस चाइल्डहुड। अब यहां पर आप एक चीज समझकर चलेंगे कि यहां पर जो डेफ है ये कोई नाउन नहीं है। ये जो डेफ है ये कोई नाउन नहीं है, ये क्या है आपका एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव से पहले हम कभी भी अ या एन का यूज नहीं करते, क्योंकि हमने समझा था कि अ एन द इनका यूज हम नाउन से या नाउन फ्रेज से पहले करते हैं। लेकिन डेफ यहाँ पर क्या है, डेफ यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले हम अ या एन नहीं लगा सकते। अगर कोई एडजेक्टिव आपका ह्यूमन क्वालिटी से रिलेटेड है तो उससे पहले द लगा दिया जाता है, लेकिन उसका मीनिंग चेंज होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये एक ही है, ही, इसी की बात की जा रही है, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले अ एन नहीं लगाते। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट भी आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले अपने क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चंस आपको बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक। तो इसको भी अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं कि क्या है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चंस हमें अलग अलग देखने को मिल रहे हैं कि कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया, और दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कालिदास इज डैश शेक्सपियर। इसमें शेक्सपियर ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ शेक्सपियर, ठीक। तो दोनों में आर्टिकल कौन से आएंगे आपके, अ एंड द में से, ठीक। अब बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो तुक्का मार के आ जाते हैं, ठीक, और कई बार तुक्का सही लग भी जाता है और कई बार नहीं भी लगता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमें तुक्का नहीं मारना है, आपको एक पैटर्न याद रखना है, क्या कि जब भी आपको ये पैटर्न देखने को मिले, नाउन फिर प्लस फिर ऑफ प्लस फिर नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, जब भी ये देखने को मिले पैटर्न, और यहाँ पर ये पैटर्न जो है वो इस नाउन को स्पेसिफाइड बना रहा हो, वो इस नाउन को स्पेसिफाइड बना रहा हो, ठीक। तो फिर आप इससे पहले क्या लगा दिया करो, द का यूज कर लिया करो, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस द, ये आपका पैटर्न हो जाएगा। क्लियर। कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आपको शेक्सपियर क्या दिखा, एक नाउन दिखा, ठीक। शेक्सपियर क्या है, एक नाउन है। उसके बाद क्या है, ऑफ, और फिर इंडिया क्या है, ये भी एक नाउन है,
ठीक, नाउन ऑफ नाउन, तो क्या करेंगे हम, द लगा देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास वॉज आना चाहिए था, सॉरी वॉज आना चाहिए था, कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ पे वर्ब में कोई गलती नहीं होगी, अगर इस भी रह जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक, मैं टेक्निकली जा रहा हूँ तो मैं इस करके आपको वॉज यहाँ पर कह रहा हूँ, ठीक। अब दूसरे में क्या लिखा है, कालिदास वॉज डैश शेक्सपियर, है ना, कालिदास वॉज डैश शेक्सपियर। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि यहाँ पर हमें ये पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, नाउन ऑफ नाउन का पैटर्न देखने को हमें नहीं मिल रहा है, ठीक। अगर नाउन ऑफ नाउन नहीं है तो फिर आप अ या एन का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्या बन गया, ये आपका कॉमन नाउन बन गया। हालांकि शेक्सपियर किसी का नाम है, लेकिन यहाँ पर जो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ एज अ कॉमन नाउन इसका यूज़ कर रहा हूँ। और अगर ये कॉमन नाउन है तो इससे पहले हमें क्या करना होगा, अ या एन लगाना होगा, और शेक्सपियर के लिए हमें आ लगाना होगा। तो क्या हो जाएगा, कालिदास वॉज या कालिदास इज अ शेक्सपियर, और कालिदास इज या कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक। तो दूसरी बात ये भी है, शेक्सपियर, ठीक है, कहाँ का शेक्सपियर है, ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर ये वैसे ही शेक्सपियर क्या हो जाएगा, स्पेसिफाइड हो जाएगा। अगर ये स्पेसिफाइड हो जाएगा तो फिर इससे पहले हम क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, क्लियर। लेकिन आपने कुछ ध्यान भी रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा कि हिमाचल प्रदेश इज डैश स्टेट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर ये जो नाउन है, ठीक, ये नाउन जो है स्टेट, ये मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है। ये जो नाउन है स्टेट, ये मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट जो है इसको शो कर रहा है जी। मतलब जैसे इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, वो कह रहा है उनमें से एक क्या है, एक हिमाचल भी है, एक उनमें से हिमाचल भी है। तो जब भी मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट हो ना, तो आप क्या करोगे, फिर आप द का यूज़ नहीं करोगे। हालांकि पैटर्न हमें ये देखने को मिल रहा है, नाउन ऑफ नाउन, लेकिन ये जो नाउन है ये मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है, मतलब एक नहीं है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, उनमें से एक की बात की जा रही है, ठीक। तब हमें क्या लिखना होगा, तब हमें अ ही लिखना होगा कि हिमाचल प्रदेश इज अ स्टेट ऑफ इंडिया, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, दिल्ली इज डैश कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज डैश कैपिटल ऑफ इंडिया। अब कैपिटल जो है, ठीक, ये मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट शो नहीं कर रहा है, ये एक ही है, दिल्ली की कैपिटल एक ही है, ये इंडिविजुअलिटी शो कर रहा है, ये मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट नहीं, इंडिविजुअलिटी शो कर रहा है, ठीक। तो उस समय हम क्या कर देंगे, फिर हम द लगा देंगे। आई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, ही हैज टॉर्न डैश पेज ऑफ द बुक, ठीक। फिर मैंने कहा, ही हैज टॉर्न डैश कवर ऑफ द बुक, ठीक। ये दो मैंने सेंटेंस लिखे। अब मान लीजिए हमारे पास एक बुक है, ठीक। अब इस बुक में पेजेस की अगर बात की जाए तो पेजेस इसमें बहुत सारे हैं। तो अब यहाँ पर पैटर्न जो है वो क्या है, नाउन ऑफ नाउन, ये पैटर्न है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये जो नाउन है पेज, ये मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है। ये जो नाउन है पेज, ये क्या शो कर रहा है, ये मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है। अगर ये मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, इससे पहले अ लगा देंगे। तो ही हैज टॉर्न अ पेज ऑफ द बुक, क्या हो जाएगा, ही हैज टॉर्न अ पेज ऑफ द बुक। लेकिन अगर हम सेकंड सेंटेंस में देखें तो सेकंड सेंटेंस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, सेकंड सेंटेंस में हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कवर जो है, देखिए पैटर्न फिर से वही आया, नाउन ऑफ नाउन, फिर से पैटर्न वही आया। लेकिन यहाँ पर जो कवर जो लिखा हुआ है, ठीक, ये क्या है, ये एक ही होगा कवर तो पेज का, बुक का, है ना, इसका कवर तो एक ही होगा, मतलब ये इंडिविजुअलिटी शो कर रहा है। अगर ये इंडिविजुअलिटी शो कर रहा है तो क्या कर देंगे, द। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, ठीक। तो कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस करके मैंने आपके सामने इस कॉन्सेप्ट को रखा है ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझें और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे आप उसको बहुत ईजिली कर पाओ। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत मदद करेंगे एग्जाम में, ठीक। उसके बाद है, मोहन इज डैश टॉलर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, दो बार लिख दिया, ठीक। मोहन इज डैश टॉलर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि द का जो यूज़ है वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले किया जाता है ना। सुपरलेटिव डिग्रीज का मतलब जैसे हमारी 3 डिग्रीज होती हैं, एक पॉजिटिव है, एक कंपैरेटिव है, एक सुपरलेटिव है। पॉजिटिव का यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं,
कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ तब किया जाता है जब हम कंपैरिजन किसी एक का किसी दूसरे एक के साथ कर रहे हैं, और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ तब किया जाता है जब हम कंपैरिजन वन वर्सेस ऑल है, मतलब एक का कंपैरिजन बाकी सभी से है। क्लियर? जैसे मान लीजिए मैंने कहा ही इज टॉल, यहाँ कंपैरिजन किसी से नहीं हुआ तो टॉल क्या हो गया, टॉल आपकी पॉजिटिव डिग्री होगी। मैंने कहा ही इज टॉलर देन मी, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक का कंपैरिजन दूसरे एक से वन वर्सेस वन है, तो ये टॉलर जो है कंपैरेटिव डिग्री होगी। मैंने कहा ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पे उसका जो कंपैरिजन है उस लड़के का वो बाकी पूरी क्लास से हो गया। ठीक, तो यहाँ पर जो है, ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखनी कि मैक्सिमम मतलब ऑलमोस्ट द का यूज़ सिर्फ और सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री के साथ किया जाता है, लेकिन द का यूज़ हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ मतलब एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स है, उन्हीं में हम इनका यूज़ करेंगे, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये दो सेंटेंसेस मैंने लिखा है कि मोहन इज डैश टॉलर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, मतलब यहाँ पर हमारे पास कितने कैंडिडेट्स हैं, दो कैंडिडेट्स हैं। ठीक, एक है मोहन और एक है सोहन। ठीक, एक है मोहन और एक क्या है, एक है सोहन। अब ये जो दोनों कैंडिडेट्स हैं, मैं इसमें कह रहा हूँ कि जो मोहन है, ठीक, जो मोहन है ये सोहन से ज़्यादा लंबा है। अब इस बात को मैं दो तरीके से कह सकता हूँ। एक मैं कह सकता हूँ कि मोहन इज डैश देन सोहन, यहाँ पर टॉलर भी लिख देते हैं। ठीक, उससे पहले हमें आर्टिकल लगाना है। मोहन इज डैश टॉलर देन सोहन, एक तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, और एक मैं कह सकता हूँ मोहन इज डैश टॉलर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, ऑफ द टू पर्सन्स। ठीक, कुछ भी, ऑफ द टू फ्रेंड्स, कुछ भी कह सकता हूँ। ठीक, अब आपको एक चीज़ याद रखनी कि दोनों का मतलब तो एक जैसा निकलेगा, लेकिन दोनों के लिखने का तरीका अलग है, क्योंकि ये जो है ये सिलेक्शन शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, सिलेक्शन शो कर रहा है। ठीक, और यहाँ पर जो दैन सोहन लिखा हो ये डिक्लेरेशन शो कर रहा है। एक सिलेक्शन शो कर रहा है और एक क्या शो कर रहा है, डिक्लेरेशन शो कर रहा है। आई बात समझ में? अब सिलेक्शन और डिक्लेरेशन में डिफरेंस आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, जब भी आपको दैन सोहन या दैन ये वो कुछ भी लिखा हो मिले तो वो डिक्लेरेशन है, और सिलेक्शन को कैसे पहचानेंगे? आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा ऑफ द टू। जब भी आपको ऑफ द टू लिखा हुआ मिले तो समझ लेना ये सिलेक्शन है, और सिलेक्शन जब भी आपको देखने को मिले तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपने द का यूज़ करना है। ठीक, कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपने द का यूज़ करना है जब भी आपको क्या देखने को मिले, सिलेक्शन देखने को मिले। क्या देखने को मिले, सिलेक्शन देखने को मिले। और सिलेक्शन को पहचानने का तरीका क्या है, ऑफ द टू। या तो ऐसे हो सकता है, या तो सिलेक्शन को इस तरह से लिखा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि विच या फिर हु इज डैश टॉलर, हु इज डैश टॉलर, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन। मैंने कहा हु इज डैश टॉलर, मोहन और सोहन। तो ये पैटर्न भी किसका होगा, ये पैटर्न भी सिलेक्शन का ही होगा। ठीक, तो ये पैटर्न भी किसका होगा, आपका सिलेक्शन का होगा। तो आप इस चीज़ में भी ध्यान रखें। तो सिलेक्शन का अगर ये पैटर्न है तो आप इससे पहले भी क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। हु इज द टॉलर, मोहन और सोहन। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा विच इज डैश कॉस्टलियर मेटल, गोल्ड और सिल्वर। ठीक, मैंने ये आपके पास एक सेंटेंस लिख दिया कि विच इज डैश कॉस्टलियर मेटल, गोल्ड और सिल्वर। क्लियर? तो फिर से क्या आगे सिलेक्शन की बात आ गई है ना इस पैटर्न में, तो अगर सिलेक्शन की बात आ गई तो द लिख देंगे। अब दूसरा मैं लिखता हूं गोल्ड इज डैश कॉस्टलियर देन सिल्वर। तो क्या ये सिलेक्शन है? नहीं, ये तो सिलेक्शन नहीं है। यहाँ पर देन हमें देखने को मिल गया, तो ये क्या है, डिक्लेरेशन है। अगर डिक्लेरेशन है तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले कुछ भी नहीं आप लिखोगे। ठीक, जैसे हमने लिखा था मोहन इज डैश टॉलर देन सोहन, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, डिक्लेरेशन है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जो दूसरा यूज़ है, ठीक, जो दूसरा यूज़ है आपका कंपैरेटिव डिग्री का, वो तब किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री से पहले द, जब कोई दो साइमल्टेनियस इंक्रीज हो, दो चीज़ें एक साथ बढ़ रही हो, या फिर दो चीज़ें एक साथ घट रही हो, या फिर साइमल्टेनियस इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि डैश हायर यू गो, डैश हायर यू गो, डैश कूलर इट इज। ठीक,
अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आप जितना ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर उतना ही कम होता रहेगा, तो ये साइमल्टेनियस इंक्रीज डिक्रीज है। ठीक, तो जब भी आपको साइमल्टेनियस इंक्रीज डिक्रीज दिखाई दे या फिर साइमल्टेनियस डिक्रीज दिखाई दे या फिर साइमल्टेनियस इंक्रीज दिखाई दे, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर हम द का यूज़ कर देंगे कंपैरेटिव डिग्री से पहले। जैसे हमने यहाँ पर हायर से पहले द लिख दिया और यहाँ पर कूलर से पहले हमने द लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, द हायर यू गो द कूलर इट इज़, द हायर यू गो द कूलर इट इज़। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर लिखा द मोर डैश more he earns dash more he earns dash more he spends। अब हमने क्या करा कि वो जितना ज़्यादा कमा रहा है उतना ज़्यादा खर्च रहा है, जितना ज़्यादा कमा रहा है उतना ज़्यादा खर्च रहा है, मतलब साइमल्टेनियस इंक्रीज है कि एक चीज़ बढ़ रही है उसी के साथ साथ दूसरी चीज़ भी बढ़ती जा रही है। तब भी आप क्या करेंगे, द लगा देंगे। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले, जैसे मोर से पहले हमने यहाँ पर द लगा दिया। सिर्फ इन दो कॉन्सेप्ट्स में आकर आपका कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगता है, अदरवाइज कंपैरेटिव डिग्री से पहले आप द का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? उससे नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जब भी देखिए यहाँ पर कुछ हमने सेंटेंसेस लिखे हैं, डैश स्टार्स आर स्टेशनरी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ठीक, द यहाँ से हटा दो, ये नहीं आना चाहिए था। डैश स्टार्स आर स्टेशनरी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक, तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझेंगे कि एक होता है आपका स्पेसिफाइड नाउन और एक होता है जनरल नाउन, है ना। एक होता है स्पेसिफाइड नाउन और एक होता है जनरल नाउन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एक सेंटेंस देखे, गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट मेटल। ठीक, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा और एक लिखा मैंने डैश गोल्ड ऑफ दुबई is famous all over the world। ठीक, अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये चीज समझे। डैश गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट मेटल और दूसरा लिखा डैश गोल्ड ऑफ दुबई इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ये जो गोल्ड है, यहाँ पर ये जो गोल्ड है, ठीक, और ये जो गोल्ड है, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो गोल्ड है ना, ये जनरल नाउन है, आपका जनरल नाउन है, क्योंकि यहाँ पे किसी स्पेसिफिक गोल्ड की बात नहीं की जा रही, कोई भी गोल्ड है उसकी बात की जा रही कि जो गोल्ड है वो एक कॉस्टलीस्ट मेटल है, सबसे ज़्यादा महंगा मेटल है। ठीक, और दूसरी जगह अगर हम देखें तो गोल्ड कहाँ का गोल्ड, दुबई का गोल्ड, तो ये गोल्ड क्या हो गया, नाउन यहाँ पर स्पेसिफाइड हो गया। तो अगर ये स्पेसिफाइड हो गया तो इससे पहले द लगा दो, तो गोल्ड ऑफ दुबई ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या ये स्पेसिफाइड है? नहीं जी, ये स्पेसिफाइड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जर्नल हो जाएगा। अगर ये जर्नल हो गया तो इससे पहले हमें कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना। तो यहाँ से आप एक चीज़ याद रखेंगे कि जब भी आपके पास कोई जर्नल नाउन आपको देखने को मिलता है, जब भी आपके पास कोई जर्नल नाउन आपको देखने को मिलता है, तो आप कोई आर्टिकल ना लगाएं उससे पहले। ठीक, डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर इट। ठीक, जब भी आपको क्या देखने को मिले, जर्नल नाउन देखने को मिले, तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ ना करें। जैसे कि हमें यहाँ पर नहीं लिखना है कि द गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट मेटल, अगर हम लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, तो ये हमें अवॉइड करनी है ऐसी मिस्टेक्स। क्लियर? उसके बाद देखिए नेक्स्ट, डैश स्टार्स आर स्टेशनरी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे स्टार्स जो हैं, कौन से स्टार्स की बात की जा रही है, स्पेसिफिक है या जनरल है? तो यहाँ पर ये स्टार्स भी क्या हैं आपके, जनरल नाउन है। क्या है ये स्टार्स? जनरल नाउन है। अगर ये जनरल नाउन है तो फिर इससे पहले हमें कोई भी आर्टिकल सेट नहीं करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्स आर स्टेशनरी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब फिलैंथ्रोपिस्ट स्टडीज डैश बर्ड्स। ठीक, तो डैश बर्ड्स, अब बर्ड्स जो है कौन से बर्ड्स, कोई स्पेसिफिक बर्ड्स की बात की जा रही है? नहीं जी, ये सभी बर्ड्स की बात की जा रही है। तो ये भी क्या होगा, जनरल नाउन हो गया। तो यहाँ पर भी हम कोई आर्टिकल सेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको तब देखने को मिल सकते हैं जब वो क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जब वो आपसे कोई भी आर्टिकल डिमांड नहीं कर रहे हैं, तब ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको आमतौर पर देखने को नहीं मिलते। लेकिन फिर भी हमें जो आर्टिकल्स हैं उनके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है वो हमें समझ में होने चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप बहुत ईजिली उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। क्लियर? तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू आर्टिकल्स। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए
टेक्निक्स के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।